કરીએ તો મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરવાની છે। બીજા ત્રિમાસિકમાં જોઈએ તો કંપનીના પરિણામ અનુમાનથી મજબૂત રહ્યા છે। નફો 34% વધ્યો, માર્જિન્સમાં પણ એક મામૂલી સુધાર છે, 11.6% પર રહ્યા છે, પરંતુ આવકમાં 9% અને એબિટામાં 6%નું દબાણ છે। તો પરિણામ અને ગ્રોથ આઉટલુક પર ચર્ચા કરીએ। કંપનીના અશોક લેલેન્ડના MD અને CEO શેનુ અગ્રવાલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સર, गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। सर, एस्टिमेट के अहेड ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं स्पेशली, और वीक ऑन द सेट ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ से एक 9% डाउन है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो एक एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर, बट रियलाइजेशन कैसे पैन आउट होता आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में? तो एक तरफ रेवेन्यू 9% नीचे बट पैट 12% ऊपर, और इसका कारण सिर्फ यही है कि जो हमारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पर वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट शेयर गिरा दिया या ऐसा कुछ किया है। मार्केट शेयर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो एमएचसीवी हो चाहे एलसीवी हो। लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड प्राइस रियलाइजेशन स्टोरी बिल्ड की है हमने अशोक लेलैंड में, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड आवर सर्विसेज। हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को बहुत पास से देखा है, और जहां जहां हमको लगता है कि फैट छुपा हुआ है कंपनी में, हमने बहुत एग्रेसिवली जाकर उसको एड्रेस किया है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर भी हमने बहुत एक्शंस लिए हैं। हमारी एक बहुत डेडिकेटेड क्रॉस फंक्शनल टीम है कंपनी के अंदर, जो प्रोडक्ट के हर पहलू को देखती है। कस्टमर किस पर वैल्यू देगा, किस पर वैल्यू नहीं देगा, उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हैं ताकि हम उसकी रियलाइजेशन सुधार सकें या कॉस्ट कम कर सकें। और तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि जो एमएचसीवी के अलग अलग बिजनेस हैं, चाहे वो एलसीवी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पावर सॉल्यूशंस हो, चाहे आफ्टर मार्केट पार्ट्स हो, और चाहे हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस हो, सभी बिजनेसेस में हमारा मार्जिन रिलेटिवली काफी ज्यादा है। तो हम जितना उन बिजनेसेस को बढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस ओवरऑल बिजनेस और प्रोडक्ट मिक्स उतना अच्छा होगा। जी, शनु सर, जैसे आपने एमएचसीवी का ये स्पेस का मेंशन किया, तो डिमांड एनवायरनमेंट वहाँ पर आप कैसे देख रहे हो? स्पेशली लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैनेजमेंट को भी एक काफ़ी यहाँ से कॉन्फिडेंट था अबाउट द सेम। जब Q2 शुरू हुआ तब एक्सट्रीम हीट वेव्स थी इंडिया में, उसकी वजह से फ्लीट यूटिलाइजेशन पे, डिमांड पे थोड़ा असर पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही एक्सटेंडेड और थोड़ा अनइवन मॉनसून आया। एक्सटेंडेड मॉनसून इतना था कि सितंबर एंड तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल कुछ एरियाज में बारिश हो रही थी। मैं अगस्त में और सितंबर में था उन इलाकों में, और मैंने देखा कि माइनिंग एक्टिविटी, सड़क की एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टॉप्ड है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग लाइक सिचुएशन। आई थिंक एक और फैक्टर था कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स था इलेक्शन, सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद, उसमें थोड़ा सा स्लोनेस था उसके टेक ऑफ। इमीडिएटली ज्यादातर हमको लगता है गवर्नमेंट बनते ही विद इन 15 दिन पैसा फ्लो करना शुरू हो जाएगा और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आई थिंक इस बार उसमें थोड़ा टाइम लगा। उसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी थे। ये सब करते हुए मुझे लगता है Q2 में जो हमने डीग्रोथ देखी है वो इसके कारण है, लेकिन ये सब कारण आप और मैं जानते हैं कि ये टेम्परेरी रीजंस हैं। अल्टीमेटली अच्छा अगर बारिश हुआ है तो उसका फायदा मिलेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैपेक्स अगर डिले के साथ आया है तो और तेजी से आएगा। अल्टीमेटली जो एक्टिविटीज रुकी पड़ी थी, जो काम रुके हुए थे, वो भी और तेजी से होंगे क्योंकि वो कैचअप करना ही है। तो मुझे लगता है इन सब कारणों के कारण H2 एक बहुत अच्छा समय होना चाहिए सीवी इंडस्ट्री में। राइट। और सर, आफ्टर 2 स्ट्रॉन्ग ईयर्स जो यहाँ से सीवी सेगमेंट के लिए रहा, तो ये साइकिल अभी आप आगे कैसे देख रहे हैं सीवी का ग्रोथ? मेरा ये मानना है कि स्पेशली Q2 को अगर आप थोड़ा नजरअंदाज करें, हालांकि ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे फैक्टर देखें तो शायद आप कर पाए। और आप ध्यान रखें कि Q1 में 10% ग्रोथ थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बुरा समय नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा देश तरक्की पर है। आप जानते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट एस्टिमेट जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का है वो 7% या उससे ऊपर है। और आप जानते हैं कि सीवी इंडस्ट्री इज वेरी मच अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी द वे इट इज गोइंग। सो मुझे कोई ऐसा फंडामेंटल फैक्टर नजर नहीं आता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सीवी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा। मुझे ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ जनरली, लेकिन मुझे जब मैं सभी तरह के आंकड़ों पे नजर डालता हूँ, जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, जब मैं मार्केट में डीलर से बात करता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा कमी नजर नहीं आती मार्केट।
राइट। शैनू सर, आगे जानना चाहेंगे प्राइसिंग डिसिप्लिन को लेकर। सीवी प्लेयर्स के बीच में अगर देखें तो काफ़ी अग्रेसिव माहौल है, तो अभी आप कैसा इसके ऊपर व्यू शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी कुछ कम हो गई है। सीवी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 या 4 ही प्लेयर्स हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी तो रहेगी। लेकिन अशोक लेलैंड में हमारा नज़रिया बिल्कुल साफ है, जहाँ तक डिस्काउंटिंग वर्सेस मार्केट शेयर का सवाल है। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारा एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड के नीचे जाके हम गाड़ी अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ये हमारा क्लैरिटी बिल्कुल सुप्रीम है और ये क्लैरिटी हमारे फील्ड के लोगों में, हमारे टॉप लीडरशिप में तो है ही, फील्ड के लोगों में और हमारे डीलर्स तक बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक सीमा सीमा है और उसके नीचे जाकर हम डिस्काउंट करके मार्केट शेयर नहीं खरीदेंगे। हमने इस फिलॉसफी को अपनाए हुए अभी लगभग 1.5 से 2 साल हो गया। आपने देखा है कि इसके बावजूद हमने मार्केट शेयर ड्रॉप नहीं किया है। हमने इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर में इजाफा ही किया है और हमने अपना रियलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा पाया है। राइट। तो सर, डिफेंस बिजनेस और ईवी सब्सिडरी स्विच का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके ऊपर जानना चाहेंगे, और साथ ही आउटलुक एंड स्विच की पेंडिंग ऑर्डर बुक कैसे है? डिफेंस बिजनेस में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो हमारी पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, ना केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले कुछ सालों के लिए भी। डिफेंस में जो हमको ऑर्डर मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर होते हैं, वो एकदम से डिलीवर या फुलफिल नहीं होते और हमारी ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। जैसे ये साल खत्म होगा हम आपको बहुत अच्छा न्यूज़ देंगे डिफेंस बिजनेस में। ना केवल डिफेंस में बल्कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी जो हमारा हाई मार्जिन बिजनेस है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद मैं समय से पहले बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दूँगा कि इस साल इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा एक रिकॉर्ड ईयर होगा ये। और आप जो जिस तरह की ग्रोथ देखें, अभी तक हम 14-15% लगभग ग्रो कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, लेकिन साल के एंड तक आप जो ग्रोथ देखेंगे वो इससे काफ़ी बेहतरीन होगी। अब मैं आता हूँ स्विच पर। स्विच की प्रोग्रेस से हम लोग बहुत सैटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। और उसका रीज़न ये है कि इस वक़्त स्विच के पास लगभग 2000 बसों से भी ज़्यादा की ऑर्डर पाइपलाइन है, कन्फर्म्ड ऑर्डर्स हैं। अभी हम अपना जो फैक्ट्री है उसको पूरी स्ट्रीम पर चला रहे हैं और हमको लगता है कि अगर हम पूरा ज़ोर लगाएँगे तो हम 12 से 15 महीने में ये सारा ऑर्डर बुक को डिलीवर कर पाएँगे। तो अगले 12 से 15 महीने में जो एक चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि स्विच का टॉप लाइन आप बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखोगे। राइट। तो सर, डिफेंस बिजनेस के ऊपर आपने बात की और काफ़ी डिटेल्स भी की। लास्टली जानना चाहेंगे सर, न्यू लॉन्च पाइपलाइन है वो कैसे देख रहे हैं यहाँ से? शायद आपको याद होगा हमने कहा था एलसीवी में हम सिर्फ 50% मार्केट को अभी एड्रेस करते हैं और हमारा लक्ष्य है मीडियम टर्म में कि हम 80 से 85% मार्केट को एड्रेस करें। तो इस तरह के जो लॉन्चेस हैं वो सिर्फ इस साल नहीं होंगे बल्कि आने वाले 2-3 साल में होंगे, जब तक हम उस 85% के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। जहाँ तक एमएचसीवी का सवाल है, एमएचसीवी में भी हमने कुछ बेहतरीन लॉन्च किए हैं। पहला जो मैं आई थिंक आपको मालूम है लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमने अपना एक इलेक्ट्रिक ट्रक का एक ऑर्डर, छोटा-सा ऑर्डर, पहला ऑर्डर हमने लिया था लास्ट ईयर। अब उसी कस्टमर से हमको एक नया ऑर्डर इलेक्ट्रिक ट्रक्स का मिला है, जो मेरी समझ से शायद इलेक्ट्रिक ट्रक्स का इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर होगा। हम 180 ट्रक्स का ऑर्डर हमें मिला है, इसमें 19 टन का ट्रक है, जो मीडियम साइज़ ट्रक है और एक 55 टन का ट्रक है। और ये फुली इलेक्ट्रिक ट्रक है जो अशोक लेलैंड ने ऑलरेडी बनाए हैं और इनकी हम डिलीवरी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं।